हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त एक सबसे अहम खबर जिस युद्ध के ऊपर दुनिया की है नजर, वहीं से आ रही है। यूक्रेन से बातचीत करने के लिए रूस अब तक मना करता रहा, लेकिन अब रूस यूक्रेन से बातचीत को तैयार है। बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने को तैयार हैं पुतिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बातचीत की पेशकश की थी, जिस पर पहले बयान आया था कि अब कोई बात नहीं होगी, लेकिन अब यह खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति की गुहार के बाद रूस बातचीत के लिए तैयार है। यूक्रेन से बातचीत के लिए रूस तैयार हो गया है। तो प्रतिनिधिमंडल भेजने की तैयारी पुतिन कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बातचीत की पेशकश की थी। यूक्रेन युद्ध में चारों तरफ से अकेला पड़ गया। नाटो और अमेरिका समेत तमाम देशों ने युद्ध में उसका साथ देने से, सेना भेजने से इनकार किया और इसके बाद एक भावुक अपील उन्होंने सुबह की थी और कहा था कि हमें युद्ध में दुनिया ने और मुल्कों ने अकेला छोड़ा है। और इसके बाद फिर बातचीत की पेशकश की रूस से, जिस पर रूस ने पहले मना किया था, लेकिन अब यूक्रेन से बातचीत के लिए रूस तैयार है और एक प्रतिनिधिमंडल भेजने को लेकर तैयारी जारी है। यूक्रेन पर रूस के हमले के साथ ही हालात हर दिन चिंताजनक होते दिखे हैं। यूक्रेन में भारत के हजारों नागरिक फंसे हुए हैं और वहीं मध्य प्रदेश के छात्र यूक्रेन की अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। छात्र वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गए, लेकिन अब उनकी जान पर बनाई है। छात्रों के परिजन यहां बेहद परेशान हैं, सरकार से लगातार मदद मांग रहे हैं। रूस के हमले के बीच यूक्रेन के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बिगड़ते हालात के बीच वहां हजारों की संख्या में भारतीय छात्र भी फंसे हैं। मध्य प्रदेश के भी कई स्टूडेंट्स यूक्रेन में दहशत के साए में जी रहे हैं और लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। खरगोन के बड़वा की छात्रा जानवी यादव ने एक वीडियो भेजा है, जिसमें यूनिवर्सिटी हॉस्टल से कुछ दूर अंडरग्राउंड भूमिगत मेट्रो स्टेशन में है, जहां लोग छिपे हुए हैं। थोड़ी थोड़ी देर में बम धमाके की आवाज आती है। वहीं गंज बासौदा की छात्रा सृष्टि सोनी ने भी, बड़वानी जिले के भी 8 छात्र छात्राएं यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके परिजन भी परेशान हैं। हर वक्त उनकी नजर टीवी पर होती है और वो ताज़ा हालात की जानकारी लेते रहते हैं। साथ ही फोन पर बात कर उनके हालचाल लेते रहते हैं। वहीं माताएं भी भगवान की पूजा कर अपने बच्चों की सलामती की कामना कर रही हैं। वहीं यूक्रेन में बालाघाट की मुस्कान गौतम भी है, जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। उनकी माँ की सांसें अटकी हुई हैं। वो अपनी बेटी की सकुशल वापसी चाहती हैं और भारत सरकार की ओर आस लगाए बैठी है। सागर के वेदांश खरे भी यूक्रेन में फंसे हैं। जिले के कलेक्टर दीपक आर्य ने वेदांश से वीडियो कॉल के जरिए बात की और उन्हें सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया। वेदांश ने भी अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दी। सागर से श्री वेदांश जी हैं, जो कि यूक्रेन में हैं। अभी मेरी उनसे चर्चा हुई। वो सकुशल हैं और उनके जो शासन ने जो योजना बनाई है, उनको बस के द्वारा पोलैंड भेजा जाएगा। इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मेरा बैच 59M. है। अभी मेरी दीपक आर्य हमारे कलेक्टर से बात हुई, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि यहाँ मेरी जो भी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग वो मेरी मदद करेंगे। मध्य प्रदेश के लोगों की वतन वापसी को लेकर कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कहा है कि भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि सभी की सकुशल वापसी हो। भारत सरकार पूरे नज़र रखी हुई है और उन्होंने फ्लाइट्स की भी कुछ बात करी है, क्योंकि विस्तार से ये भारत सरकार का मैटर है। दूसरे देश से बच्चों को लाना, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी और हमारे विदेश मंत्री जी पूरी घटनाक्रम पर नजर रखे हैं। हालात बेहद चिंताजनक है। ऐसे में यूक्रेन में फंसे छात्र तो परेशान है ही, यहाँ उनके परिजन भी बेहद चिंतित हैं। ऐसे में सभी की निगाहें सरकार पर टिकी है कि वो उनकी यूक्रेन से वापसी के लिए ठोस कदम उठाए, ताकि उनके बच्चे सकुशल घर वापस आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
चलिए, भोपाल से एक अहम खबर है। बीजेपी की बैठक जो 2 दिनों से जारी थी आज खत्म हो चुकी है। 2 दिन तक इस बैठक में समर्पण निधि अभियान, बूथ विस्तारक अभियान और कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष में होने वाले आयोजन पर लंबी बातचीत हुई है। संगठन ने बूथ विस्तारक अभियान में मुंह दिखाई तक सीमित मंत्रियों और 5 दर्जन से ज्यादा विधायकों की जमकर क्लास ली। संगठन ने ऐसे नेताओं को दो टूक कहा कि या तो वो संगठन के हिसाब से सक्रियता रखें या फिर आराम ही करें। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने संगठन को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि मंत्री को जिलाध्यक्ष की बात माननी पड़ेगी। बैठक में पार्टी संगठन की ओर से बूथ विस्तारक अभियान के अलावा समर्पण निधि का रिपोर्ट कार्ड भी रखा गया। इस दौरान बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, वीरेंद्र कुमार खटीक भी मौजूद थे। कांग्रेस ने बैठक को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। जो अभियान हमने लिए हैं, जिसमें बूथ विस्तारक योजना जो ऐतिहासिक तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर सफल हुई और बूथ का डिजिटलाइजेशन का जो अभियान था, इसकी भी एक हमने व्यापक समीक्षा आज की है। साथ में ही समर्पण निधि का जो हमारा अभियान है, उस अभियान की जो तैयारी हमारी जो चल रही है और 11 तारीख से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के अवसर से जो अभियान शुरू हुआ, उस अभियान को और गति देने का इन बैठकों में एक व्यापक चर्चा आज हमारी हुई है। इनका केवल इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है। जो 1 दिन या 2 दिन पता लगा था कि बूथ विस्तारक पे गए बड़े नेता, मुख्यमंत्री चले गए, अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी चले गए। भोपाल में एक जगह उनने अपना बूथ विस्तारक पेज पे नाम लिखवा लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये टाइम फिश है इनका, ये बूथ विस्तारक मामला। हम लोग लगातार जान रहे हैं, कल रात के 9 बजे तक हम बूथों पर घूमे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जबलपुर दौरे पर रहे। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। इस दौरान यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों को लेकर मीडिया से बातचीत में मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। मध्य प्रदेश के बच्चों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 छात्रों को मध्य प्रदेश लाया भी गया। मिश्रा ने दावा किया, जो विद्यार्थी यूक्रेन में हैं उन सभी के नाम और नंबर ट्रेस कर लिए गए हैं। सरकार उनके संपर्क में है। जैसे ही फ्लाइट आएगी, प्रदेश की हर फ्लाइट में मांग के मुताबिक मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को उनके गृहनगर लाया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लिखित में झूठ बोलती है। आज़ादी के भारत के अमृत महोत्सव में इस तरह से वीरों को पूजने का, वीरों को स्मरण करने का जो क्रम था, उसमें पूरा जीवन, कण कण शरीर का और क्षण क्षण जीवन का उन्होंने भारत माता को अर्पित किया। इसलिए उस माटी को नमन करने आया था, पुष्पांजलि करने। भिंड में कांग्रेस की जनाक्रोश रैली में मंच पर से मिर्ची बाबा को उतारने के मामले में बयानबाजी अब तक थमी नहीं है। भोपाल में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने इस मामले पर कहा कि मैंने मिर्ची बाबा का अपमान नहीं किया। मिर्ची बाबा मंच पर बैठने को लेकर नाराज हुए थे। कार्यक्रम के दौरान पहली पंक्ति पर कांग्रेस के नेताओं को बैठना था और इसी बात से नाराज होकर मिर्ची बाबा मंच से चले गए। नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात को लेकर गोविंद सिंह ने बाबा पर नाराज होते हुए कमेंट किया। गोविंद सिंह ने ये कहा कि मिर्ची बाबा को राजनीतिक कार्यक्रम में जाने के बजाय अब हिमालय का रुख करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। उन्होंने बाबा को लाहौर से चुनाव लड़ने तक की चुनौती दी। दरअसल गुरुवार को मंच से उतारने के बाद मिर्ची बाबा ने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की और इसमें नरोत्तम मिश्रा ने इसके बाद कहा था कि साधु संतों का अपमान कांग्रेस की प्रवृत्ति है। पहली बात तो यह है कि संत महात्माओं को राजनीति के मंच पे क्यों जाना चाहिए? उनको जाके हमारा अगर असली संत हैं, उनकी संत में और तंत्र मंत्र में ताकत है तो हिमालय पर जाके पर अपनी तपस्या करें। अगर उनमें हिम्मत है तो हमारी खिलाफत करें और चुनाव हरा के देख लें। जबलपुर में संतों की सुरक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद का अधिवेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी विनेश्वरानंद और संत सुरक्षा परिषद की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में संत सुरक्षा परिषद के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा के साथ देश प्रदेश से जुटे पदाधिकारियों का आपस में परिचय कराया गया।
समाज को संतों के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने और समाज में संतों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद लगातार काम कर रही है। प्रकोष्ठ के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो कि आपस में परिचय करें, क्योंकि लोग एक तरह से एक दूसरे को पहचानने और साथ में मिलकर काम करें, ये इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद की प्रदेश लेवल की यहाँ बैठक हुई है और आगे की रूपरेखा राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद आगे क्या करेगी और क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या, ये सारी बातों की जानकारी हम आपस में सब कुछ शेयर करने के लिए यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में और बाकी राज्यों में भी पुराने पेंशन की बहाली की मांग तेज हो गई है। केंद्र सरकार की पहल पर राज्यों ने 2004 से पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी थी, जिसमें कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले आखिरी तनख्वाह की आधी पेंशन साल में 2 बार महंगाई भत्ते के साथ मिलती थी और पेंशनर्स की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी पेंशन का लाभ मिलता था। 2004 के बाद सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वालों के लिए मध्य प्रदेश में नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई, जिसमें ना तो निश्चित पेंशन की गारंटी होती है, ना ही पेंशनर की मौत के बाद आश्रितों को पेंशन मिलती है। जबलपुर में प्रदेश के वरिष्ठ कर्मचारी नेता कमलेश तिवारी ने राजस्थान सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश समेत सभी प्रदेशों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की है। मध्य प्रदेश के 2,85,000 शिक्षक, 1.5 लाख संविदा कर्मी, 48,000 स्थायी कर्मी समेत शासकीय कर्मचारी अंशदायी पेंशन यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं इस पर सियासत भी हो रही है। पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के जिन जिन राज्यों में पुरानी पेंशन नहीं मिल रही थी, एनपीएस की पेंशन मिल गई थी, वहाँ के कर्मचारी बड़े खुश हैं कि जब राजस्थान सरकार ये काम कर सकती है तो मध्य प्रदेश में जो शासन है, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, वो इस व्यवस्था को लागू क्यों नहीं कर सकती। हर्ष इसलिए व्याप्त है कि जब रिटायरमेंट के बाद में जीवन का एक सहारा है, पेंशन बहुत बड़ा सहारा है, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन ऐसा होना चाहिए रिटायरमेंट के समय, संध्या काल के समय, कि आनंददायी होना चाहिए, तो इस पेंशन से जो है आदमी को भीख जैसे गुजारा नहीं करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन 2005 के पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिसमें बैन लगा दिया था वो लागू होना चाहिए और कर्मचारी को राहत मिलना चाहिए भाई। और हमारा तो ये कहना है कि जो कर्मचारी जो 62 साल से 2-4 साल पहले काम करने की स्थिति में नहीं है, उसके बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति दे दो। कांग्रेस की मांग उठाने की आवश्यकता क्या है, जिनने खुद ने कुछ कर्मचारियों के लिए नहीं किया, जो उन्होंने कर्मचारियों को जो कहा वो एक भी चीज पूरी नहीं की, उसको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है, जिसमें शामिल होने 500 जिलों से भारतीय किसान संघ के 2000 पदाधिकारी भोपाल पहुंचे हैं। अधिवेशन में कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही 26 फरवरी को लाल परेड मैदान पर महासम्मेलन होगा। 27 फरवरी को अधिवेशन का समापन होगा। आरएसएस के अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ का 13वां अधिवेशन भोपाल में हो रहा है। ये सम्मेलन 3 साल में एक बार होता है। वहीं एमएसपी के मुद्दे पर भारतीय किसान संघ का कहना है कि हम एमएसपी स्वीकार नहीं करते। एमएसपी के बजाय सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य दे। एमएसपी से सभी किसानों को फायदा नहीं मिल पाता। बहुत खूब काम किया है, अब क्या करना है ध्यान से सुनकर। स्वावलंबन खेती और सुखी किसान, इस थीम को लेकर आगे 3 वर्ष तक काम करेंगे। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, गो आधार जैविक खेती, उसके ऊपर ध्यान देंगे, उसके ऊपर जोर देंगे। और इसमें लागत की कम होता है, लागत की खर्चा कम होता है, तो किसानों को लाभ मिले, लाभकारी मूल्य मिले लागत के आधार पर। उसी दिशा में हम बड़े स्तर पर काम करें। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। भारतीय छात्रों का पहला जत्था चेरनीत्सी से यूक्रेन रोमानिया सीमा के लिए रवाना हुआ है। एमईए कैंप कार्यालय अब पश्चिमी यूक्रेन के लीव और चेरनीत्सी शहरों में कार्यरत हैं। रूसी भाषी अधिकारियों को इन कैंप्स में भेजा जा रहा है, जिसमें भारतीय छात्रों की मदद की जा सके। यूक्रेन से बाहर निकलने की जद्दोजहद के बीच भारतीय छात्रों का एक दल पैदल ही यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है।
न्यूज एजेंसी ANI ने एक भारतीय छात्र के हवाले से कहा कि डेनली मेडिकल यूनिवर्सिटी के करीब 40 मेडिकल स्टूडेंट पैदल ही बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉलेज बस ने इन छात्रों को बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर दूर उतार दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर भी है। भारत सरकार ने लोगों को रेस्क्यू करने एयर इंडिया के 2 विमान भेजने का फैसला किया। ये दोनों विमान शनिवार तड़के 2 बजे उड़ान भरेंगे। ये विमान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के रास्ते लोगों को एयरलिफ्ट करेंगे। इससे पहले भारतीय निकासी दल रोमानियाई सीमाओं पर पहुंच चुके हैं, जहां से यूक्रेन की राजधानी कीव तक महज 12 घंटे की ड्राइविंग करके पहुंचा जा सकता है। बचाव दल भारतीय लोगों को बुखारेस्ट लेकर आएंगे और इसके बाद ये लोग विमान में सवार होंगे। रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बड़ा बयान दिया। कहा कि एक बार यूक्रेन की सेना सरेंडर कर दे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा रूस यूक्रेन को अत्याचार से मुक्त कराना चाहता ताकि यूक्रेन के लोग अपना भविष्य निर्धारित कर सकें। चंबल में एक बार फिर से डकैत सक्रिय होने लगे हैं। दरअसल मुरैना के सिहोनिया के बाबरीपुरा गांव में डकैत गिरोह ने किसान राधेश्याम सैंथिया को पहले अगवा किया और फिर जमकर मारपीट की। इस वारदात की जानकारी पुलिस को जैसे लगी, पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया, मौके पर पहुंची। डकैतों पर पुलिस की फायरिंग के बाद डकैत घबरा गए और जवाबी फायरिंग करते हुए किसान राधेश्याम को खेत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने किसान को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। किसान ने बताया कि डकैतों की संख्या 12 थी, उनके साथ एक महिला डकैत भी थी। डकैत राजस्थानी बोली बोल रहे थे। डकैतों की हरकत से ये अंदाजा लगा कि डकैत किसी को अगवा कर वसूली की फिराक में। साथ ही महिला डकैत का सक्रिय होना भी चिंता की बात है। किसान के बयान के बाद डकैतों की खोजबीन की जा रही है। हमारी टीमें लगातार काम कर रही है, साइबर की टीम भी लगी हुई है इस पे, और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत आवश्यक है कि इसमें इस तरह की यदि अफवाह है तो फिर अफवाहों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। इसमें भी जो 2 लोग थे जो लेकर के गए थे, जैसा कि उसके द्वारा बताया जा रहा है, तो ऑलरेडी उसमें साइबर की टीम काम कर रही है, हम लोग पकड़ लाएंगे उनको। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी कि ICSI ने CS दिसंबर 2021 का परिणाम घोषित कर दिया। CS के एग्जाम में ऑल इंडिया में श्रुति नागर ने पहला स्थान प्राप्त किया है, टॉप किया है। टॉपर श्रुति का कहना है कि परीक्षा के 4 महीने पहले परीक्षा की तैयारी पर ज्यादा फोकस किया था, लेकिन साल भर रोजाना 10 से 11 घंटे सभी विषयों को बराबर हिस्सों में बांटकर स्टडी की। सबसे बड़ी बात यह कि श्रुति सोशल मीडिया से दूर रहती हैं। उनका कहना है कोई भी काम पूरी मेहनत और मन लगाकर किया जाए तभी मनचाही सफलता मिलती है। श्रुति के पिता प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और मां कॉलेज में प्रोफेसर हैं। आज CS का रिजल्ट घोषित हुआ है और इस बार भी जो बाजी मारी है वो लड़कियों ने मारी है और सबसे पहला स्थान मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की श्रुति ने मारी है। इस समय मौजूद हूँ मैं श्रुति के साथ। श्रुति, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम होती है कंपनी सेक्रेटरी की, कैसे उम्मीद थी कि फर्स्ट आओगी? मैंने सोचा था कि इस बार और अच्छा करना है और ऑल इंडिया रैंक 1 to 5 में लेके आनी है, तो उस हिसाब से ही मैंने फर्स्ट डे से मेहनत स्टार्ट कर दी थी। और कोरोना वगैरह डेफिनेटली था, अप्रैल में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, बट उस टाइम भी मैंने ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी। कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं मोबाइल है, सोशल मीडिया है, ये डिस्ट्रैक्शन का काम करती है। कितने आवर्स की स्टडी और पार्टीज, फ्रेंड से मिलना, क्या सब सेक्रीफाइस किया? डेफिनेटली कोविड इस तरह से एक बून भी साबित हुआ मेरे लिए कि जो बाहर जाना या पार्टीज़ वगैरह वो एक तरह से बहुत कम हो गई या ना के बराबर ही हो गई। तो स्टडीज़ पे ही फोकस था पूरा और 11 से 12 आवर मैंने लास्ट के 4 मंथ्स में स्टडी की है। श्रुति, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत से ऐसे होनहार जो आपकी तरह काबिल बनना चाहते हैं, क्या टिप्स रहने वाली है? टिप्स बस यही है कि डे 1 से आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है और बस डिस्ट्रैक्शन से बचना है। तो ये थी हमारे साथ श्रुति नागर, जिसने बहुत बेहतर टिप्स दी है कि फोकस बिल्कुल होना चाहिए, टारगेट सेट कर लीजिए और उसी के तहत 3 साल की लंबा संघर्ष और उसके बाद आज इस पोजीशन पे पहुंची हैं कि ऑल ओवर इंडिया में पहले स्थान जो है वो प्राप्त किया है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।